हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के तरफ से जो ग्रेजुएट लेवल पर यानी कि जो बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिलेक्शंस के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके बाद आपकी जो सिलेबस है वो क्या हो सकती है, पूरी कंप्लीट सिलेबस। एग्जाम पैटर्न तो आपको ऑलरेडी पता ही है, बट पूरी सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में आपको क्या नजरिया रखना है, क्या चीजें हैं, उन सब पर हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग कनेक्ट हो जाइए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। देखो, सबसे पहली चीज कि ये आप लोगों के लिए ना वंस लाइफ इन अपॉर्चुनिटी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं वो समझिए। ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसीज वो भी ग्रेजुएट लेवल पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप ध्यान से देखोगे जितनी भी ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसीज होती है, पीटी होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यूज के बाद सिलेक्शंस होता है, ये बेसिक प्रोसीजर्स होता है, या फिर मेंस के बाद सिलेक्शंस होता है। मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कंडीशंस पर ना, अगर ये एग्जाम आपके सामने खड़ा हुआ है बीपीएससी का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के बेस पर, वो भी ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस पर अगर आपका सिलेक्शन होना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। 2025 यानी कि इसी साल आपका बिहार में इलेक्शन है, उसी को देखते हुए ये सारी चीजें हमारे सामने हो रही है। तो ऐसा मौका शायद फिर कभी मिले, आई डोंट थिंक सो। तो आपके पास लास्ट मौका है, डू और डाई वाला सिचुएशन है। अगर पॉसिबल है तो यहां से लेकर जुलाई में आपका एग्जाम है ना, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीना ना गायब हो जाओ बॉस। इस 3 महीना में आपको अगर पॉसिबल है तो मेरे पास ऑफलाइन आके कर लो, नहीं कर सकते हो तो ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन कर लो। बट 3 महीने के लिए ना पूरी सोसाइटी से, समाज से, दुनियादारी से, व्हाट्सएप से, दोस्त यारों से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से ना दूर हो जाओ। सिर्फ 3 महीने। इस 3 महीने जितनी जी जान लगानी है लगा दो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो। हमारे पास जो हम लोगों ने कोर्सेस स्टार्ट किए हैं ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, दोनों में जो इनरोलमेंट है, आप लोगों को मैं बता दूं, इनरोलमेंट लेने वालों में से लगभग 40% ऐसे स्टूडेंट ने हमारे पास एनरोलमेंट लिया है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है। जी हाँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे बच्चों ने एनरोलमेंट लिया है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है, और उसके बावजूद भी वो हमसे एनरोलमेंट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अभी वो जिस लेवल में है वो क्लर्क वाली पोस्ट में है, और अगर वो बीपीएससी के असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर यानी कि जो हमारा एआरओ है, अगर इनमें उनका सिलेक्शन होता है तो उनको भी पता है कि जो अभी हमारी जो इनिशियल सैलरी होगी ना, वो कितनी है? 80,000 रुपए मिलने वाली है। लगभग 80,000 से प्लस होगी, कम नहीं है। 80,000 से प्लस हमारी सैलरी होने वाली है। तो उनको पता है कि भैया अभी हम जहां जॉब कर रहे हैं वहां पर 30,000 35,000 हमें मिल रहा है, यहाँ पर आते साथ में 80,000 मिलेगी, प्लस हम क्लर्क में हैं और सीधे ऑफिसर वाली ग्रेड मिल जाएगी। तो जब वो लोग मेहनत करने को रेडी हैं, तो भैया अगर आपका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है तो आपको तो तगड़ा मेहनत करना चाहिए। आप क्यों रुके हुए हो, किसका इंतजार कर रहे हो? मेहनत करो, ठीक है, जितनी जान सकती है। 3 महीने, इसके मैंने बोला ना, पूरी सोसाइटी से, समाज से, दुनियादारी से गायब हो जाओ। 3 महीना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखना चाहिए दिमाग में, सिर्फ एक ही चीज, बीपीएससी एआरओ, दैट्स इट। और कुछ नजर ही नहीं आना चाहिए आपको। नंबर ऑफ वैकेंसी सिर्फ 285 है, और मैं पहले भी बोल चुका हूं यहां पर 285 रैंक वाले जो बच्चे होंगे सिलेक्शन उनका होगा, क्योंकि एक एग्जाम के आधार पर है। कोई आपका ना तो मेंस होने वाला है ना तो इंटरव्यू होने वाला है। तो टॉप 285 बच्चे टॉप से निकाल लो और उनका नौकरी कंफर्म। अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे। 3 महीना वही जैसे जिंदगी में हमेशा सारी तैयारी करते आए हो, जितनी भी अकाउंट क्लियर या फिर जितनी भी तैयारी करते हो वैसे ही तैयारी इसकी भी करोगे, या कुछ एक्स्ट्रा एडवांस करोगे? क्योंकि आपको ही पता है किसी भी जॉब ले लो यार, पीजीटी टीचर की बात करूं, मैं केवीएस के टीचर की बात करूं, या फिर पीजीटी जो 11 12 के टीचर्स होते हैं, उनकी भी इनिशियल सैलरी ना 50 से 55,000 होती है। ये तो उससे भी 1.5 गुना है, उसका भी 1.5 गुना, 1.5 गुना से भी ज्यादा है। ठीक है, तो एक चीज सिंपल सा सोचो कि कितनी हाई प्रोफाइल ये नौकरी होने वाली है। बिकॉज ऑफ आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब में पोजीशन के हिसाब से सैलरी बनती है, तो आप सैलरी के हिसाब से पोजीशन का अंदाज लगा लो ना, बाकी चीज छोड़ दो, पोजीशन के हिसाब से सैलरी का अंदाज लगा लो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज माइंड सेट एकदम खुल के एकदम क्लियर रखो कि भैया इस बार हमें नौकरी लेनी है, ये मौका नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बीकॉम पास चाहिए,
अब आप खुद सोच के देखो, मैंने क्या कहा कि हमारे पास वैसे वैसे कैंडिडेट ने इनरोलमेंट लिया है, खास करके जब मैं ऑफलाइन में आया तो ऑफलाइन में मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट खुद भी मिल पाए हैं, ठीक है। तो जो लोग मिले हैं उनसे हम लोगों ने खुल के कहा और उनको मैंने मेरा प्रोफाइल पता किया तो मालूम होता है भाई कोई ऑलरेडी क्लर्क वाली जॉब में है, कोई बैंकिंग में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो JRF क्वालिफाइड है, वो भी पढ़ रहे हैं, उनका भी इनरोलमेंट हो चुका है। अब खुद सोच के देखो, वैसे बच्चे अब आपसे फाइट करने वाले हैं, तो अगर आपको नौकरी लेनी है ना तो तगड़ा मेहनत करना होगा, तगड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने यूट्यूब पर भी देखा, बहुत सारे अलग अलग जो टीचर्स हैं या फिर यूट्यूबर्स जो भी आप बोल रहे हैं, मैं सर ही बोलता हूं उनको भी, तो जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने इसके सिलेबस को डिफाइन किया, बट एक चीज ध्यान रखो, सिलेबस मैटर नहीं करता है यहाँ पर। अब आप बोलोगे सर सिलेबस मैटर क्यों नहीं करता है? सिलेबस से कहीं ज्यादा जो मैटर करता है वो क्वेश्चंस का लेवल है। अब ऐसा क्यों? अब एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं सिंपल सा जनरल एंट्री, अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं तो जनरल एंट्री हमारा एक पार्ट आता है। ये जनरल एंट्री अगर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हो, अकाउंट क्लर्क का, तो भी जनरल एंट्री आता है। अगर आप कॉमर्स PGT का तैयारी कर रहे हो तो भी ये आता है। अगर आप TGT की तैयारी कर रहे हो तो भी आता है। अगर आप UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हो तो भी आता है। अब एक बात बताओ, सभी में ये टॉपिक आता है, ठीक है ना, सभी में कॉस्ट अकाउंटिंग आता है। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर लूं तो ये सभी में आता है। तो क्या सब में क्वेश्चंस का लेवल एक ही होता है? सबसे बड़ी गलती यही है आपको समझने में, कि याद रखो, आपको भले ही टॉपिक देखने में आसान लग रहा हो, भले ही उसकी थ्योरी इजी हो, बट अल्टीमेटली जो प्रैक्टिस करनी है वो है एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज हायर लेवल पढ़ने वाला है, आपको ऑफिसर्स लेवल के एमसीक्यूज करने हैं, वो बच्चों वाले एमसीक्यूज से काम नहीं चलेगा कि हाँ सर बस सिंपली पूछ दे जनरल एंट्री, राम ने ये खरीदा और मोहन ने ये बेचा, जनरल एंट्री बताओ। ये भैया क्लर्क में होता है, ठीक है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है ये बताओ, ठीक है ना, ये सब क्लर्क वाले में होता है। अगर मैं ऑफिसर्स लेवल की बात करूं तो क्वेश्चन भी ऑफिसर लेवल वाला होगा, तो प्रैक्टिस भी ऑफिसर लेवल वाली करनी होगी, पढ़ाई भी ऑफिसर्स लेवल वाला अप्रोच से करना होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी गलती बहुत सारे इंस्टीट्यूट या फिर बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं बोलूंगा कि सबसे बड़ी गलती आप लोग यही कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज आपका जो लेवल ऑफ द प्रैक्टिस होगा, लेवल ऑफ द तैयारी होगी, लेवल ऑफ द एमसीक्यूज होगा, वो सारे के सारे अधिकारी, सारे ऑफिसर्स वाले होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा 3 महीने भाई गायब हो जाओ, 3 महीना ना जी जान लगा दो, ठीक है। चलो सिलेबस पर डिस्कस करते हैं, और उससे पहले देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर पॉसिबल है तो आप मेरे साथ में ऑफलाइन में आके स्टडी कर सकते हो। ऑफलाइन का मजा आप सबको पता है, जो चीजें ऑफलाइन में मिलेगी वो ऑफलाइन में डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस जो है वो उसकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। ऑफलाइन में चूंकि मेरे पास सीट्स की संख्या काफी कम है, तो जिनको भी इनरोलमेंट करना आके इनरोलमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए हमने आपको अलग से नंबर दिया, ये नंबर सिर्फ ऑफलाइन के लिए है, इसमें ऑनलाइन की डिटेल पता नहीं चलेगी, तो प्लीज ऑफलाइन वाले बच्चे कर लेना। ऑफलाइन का ब्रांच कहाँ है? देखो ये अभी फिलहाल आपको यहीं पर मैं आपको मिल पाऊंगा, इस में अभी मैं आपके साथ में जो BPSC का ARO है उससे क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड फ्लोर ऑफ सतनम कॉम्प्लेक्स, गड़ी खाना चौक, हरमू रोड, रांची, यानी कि हरमू रोड में आप आएंगे, यहाँ पर आपको ब्रांच मिल जाएगी। मैं रहूं या ना रहूं, आपका एडमिशन अपना एनरोलमेंट लो और अपना क्लासेस स्टार्ट करो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे, उनकी भी कोर्सेस स्टार्ट हो गई है, उनकी भी इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। कोर्स की फी फिलहाल अभी आपको 5,000 रुपए दिख रही होगी, बट इस पर भी अभी आपको 1,500 का डिस्काउंट है, तो अभी 3,500 रुपए लग रहा है। तो जिनको भी इनरोलमेंट करना हो आकर के इनरोलमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है, बट मेरी प्रॉपर एडवाइस है अगर संभव है तो ऑफलाइन आके स्टडी करो, क्योंकि आपको भी पता है जो मजा ऑफलाइन का है वो ऑनलाइन में नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए डायरेक्टली, ठीक है ना, सर्च कीजिए लक्ष्य एकेडमी प्ले स्टोर पे, ये लोगों के साथ मिलेगा ऑफलाइन ऑनलाइन वालों के लिए, और ऑफलाइन वाले तो भैया डायरेक्टली आ जाओ ऑफिस और अपना क्लास स्टार्ट कर लो अगर संभव है तो, क्योंकि ये वंस इन अ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास, शायद दोबारा मौका ना मिले, ठीक है। अब एक बार बात करते हैं सर एग्जाम कैसे कैसे होने वाला है। देखो आपका सिंगल एक एग्जाम पर है, फिर से मैं बता दूं आपका कौन कौन लोग भरेंगे। बीकॉम वाले भरेंगे। अच्छा, कंपटीशन भी तगड़ा क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया कि जो जॉब कर रहे हैं वो तो भरेंगे ही भरेंगे। कॉमर्स वाले तो बच्चे भर ही रहे हैं, साथ में जो BA से इकोनॉमी करके रखे हुए हैं ये लोग भरेंगे, साथ में जो BSc से स्टैटिस्टिक करके रखे ये लोग भी भरेंगे। तो आप खुद देख कर देखो, 3 गुना कंपटीशन तो ऐसे ही हो गया, 3 गुना कंपटीशन तो ऐसे ही हो गया।
बहुत सारे बच्चे जो लोग सीए क्वालिफाइड हैं, बीकॉम कर चुके हैं, वो लोग भी इसको भरेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई सैलरी बहुत अच्छी है, ग्रेड बहुत अच्छा है, लेवल बहुत अच्छा है। कौन छोड़ेगा बॉस, कौन छोड़ेगा? अगर आप छोड़ते हैं तो आप मूर्ख हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप मूर्ख हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, एग्जाम की बात करूं तो सिंपली एक एग्जाम पर बेसिस पर होने वाला है आपका। एक एग्जाम होगा, इस एग्जाम में 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर है, और पेपर 2 है वो हमारा कॉमर्स का पार्ट है। जो लोग कॉमर्स में है वो कॉमर्स लेंगे, जो इकोनॉमिक के हैं वो इकोनॉमिक्स लेंगे, जो लोग स्टैट्स से हैं वो स्टैट्स लेंगे। फिलहाल मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूं, तो कॉमर्स के रिगार्डिंग में ही सारी चीजें कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो एक एक करके सबका जो पेपर्स है उसके बारे में चर्चा करते हैं, चलो। ठीक है, सबसे पहले मैं जनरल पेपर की बात कर लेता हूँ। जनरल पेपर में क्या है? अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं जनरल पेपर में सर क्या मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा? नहीं, जनरल पेपर मतलब जनरल पेपर, जनरल हिस्ट्री होगी, जनरल नॉलेज होगा, जनरल साइंस होगा, करंट अफेयर होगा, बिहार से संबंधित क्वेश्चन भर भर के होंगे। ठीक है ना? अच्छा, क्या पेपर 1 बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज में मिलेगा? देखो डिफिकल्टीज होगी, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो यहाँ पर आप उसको सिर्फ क्वालिफाइंग पर्पस पर ले सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जनरल स्टडीज के बारे में देखते हैं क्या क्या आने वाला है। तो जनरल स्टडीज में आपका जो करंट इवेंट है वो आने वाला है, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आने वाला है, जिसमें अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। जियोग्राफी देखने को मिलने वाला है, बिहार के पूरी की पूरी ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, जैसे कि इंडियन पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये सब कुछ रिगार्डिंग ऑफ बिहार, मतलब बिहार से जुड़ी हुई हर एक चीज, बिहार की पॉलिटी, बिहार की इकोनॉमिक, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की जियोग्राफी, ठीक है, ये सब कुछ इसमें हमें देखने वाले मिलने को मिलने वाला है। ये सब कुछ मतलब जितनी भी चीजें बिहार के रिगार्डिंग में है, बिहार की इकोनॉमी कैसे होगी, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ हो गया पहला पार्ट, यानी कि जो पेपर 1 है उसमें, यानी कि पूरा का पूरा जीएस, करंट अफेयर और बिहार। सिंपल सी बात, हम सकिए जीएस, करंट अफेयर और बिहार, दैट्स इट, आपको इतना पढ़ना है। जीएस मतलब हो गया जनरल साइंस, प्लस मैं जीके लिख देता हूं, यानी कि जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर, ये हो गया। इसके अलावा जो मेजर पोर्शन होगा वो होगा बिहार का, बिहार आपको पढ़ना है सिंपल सी भाषा में। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 में, यानी कि जो कि हमारा कॉमर्स वाला पार्ट है, राइट। कॉमर्स के पार्ट को 2 सेक्शन में है, अकाउंटेंसी एंड कॉमर्स। अगेन फिर से ध्यान रखना है, यहाँ जितनी भी टॉपिक्स मिलेगी ये सारे के सारे आपको 11th 12th या ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी बुक में होगा। बट फिर से मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में टॉपिक को जो आपने देख रहे हैं, ये टॉपिक को ध्यान तो रखना है, लेकिन जो लेवल ऑफ द टॉपिक होगा वो ऑफिसर्स लेवल वाला होना चाहिए। नीचे वाले लेवल से काम नहीं चलेगा। नीचे वाले पढ़ के जाओगे एग्जाम में, भैया होना कुछ नहीं है, बस जाओगे सर कुछ लोगे, सर पढ़ के कुछ और आया था, यहाँ कुछ आ रहा कुछ और है, ऐसे ही करोगे और कुछ नहीं करोगे। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या है तो समझते हैं, चलो। सबसे पहले जो सिलेबस का पार्ट है, सबसे पहले जो पार्ट 1 है हमारे पास, उसमें क्या है, अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्सेशन। तो यहाँ पर 3 चीजें हमें पढ़ने को मिलने वाली है। अकाउंटिंग में हमारा फाइनेंशियल सिस्टम हो गया, इसमें हमारा सीपीपी आ जाएगा, यानी कि करंट परचेसिंग पावर जो है, यानी कि इन्फ्लेशन वगैरह जो पढ़ते हैं वो चीजें देखने को मिलने वाली है। एडवांस अकाउंटिंग की बात करूं तो इसमें हमारा अमल कमीशन आ जाएगा, ऑब्जर्प्शन आ जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स देखने को मिलेगा। जब वैल्यूएशन की बात हो रही है तो पार्टनर्स तो आएंगे ही आएंगे, तो वो भी इसमें मिलेगा। कंट्रोल के कंसर्न में स्पेशली फॉर दी प्रॉपर्टी कंट्रोल, लीगल एंड मैनेजमेंट हमें देखने को मिलने वाला। ये एक अगेन एक न्यू और यूनिक टॉपिक है जो इसमें कवर होने वाली है। इसके अलावा बात कर सकते हैं इनकम टैक्स के बारे में। बात किया जाए तो इनकम टैक्स 1961, हर एक चीज बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे हम इसमें, जिसमें आपका इनकम टैक्स में क्या क्या बदलाव हो रहा है, किस तरह के एग्जाम्पशंस देखने को मिलते हैं, हमारे अलग अलग डिडक्शंस देखने को मिलते हैं, जो 5 लेवल्स ऑफ द इनकम है, ठीक है ना, उनको देखने को मिलने वाला है। और अल्टीमेटली कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम टैक्स उसको देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या सर इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं, सारे के सारे थ्योरेटिकल होते हैं, और उनको उसी के अकॉर्डिंग में हमें प्रैक्टिस भी करने की जरूरत होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देन हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स पार्ट्स भी हमें कवर करने हैं। पूरा का पूरा कॉस्ट सिस्टम पढ़ना होगा यहाँ पर हमारे पास। फिर से जो इन्वेंटरी वैल्यूएशन मेथड है वो भी हमें यहाँ कवर करना होगा, ठीक है। डिफरेंसेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंटिंग वो समझना होगा। देन फिर अगर बात किया जाए इस पे
जो हमारा कोस्ट है, कोस्ट के साथ में जो बजटरी सिस्टम है वो भी इसमें कवर अप किया जाने वाला है। कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ द सेगमेंट्स ये भी कवर होने वाला है, तो ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें, इसके अलावा ऑडिटिंग के फंक्शन में बात किया तो एक ऑडिटर के क्या क्या वर्क होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, किस तरह से वो किसी भी एसेट का या कंपनी का या उसके लायबिलिटीज का वैल्यूएशंस लगाती है, किस तरह से वो बाकी एसेट्स को यूज करती है, उसको देखना होगा। ऑडिट के अलग अलग टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, ऑडिटर के काम करने का तरीका, उनके स्टेटस, उनके स्टैंडर्ड्स, वो सब कुछ हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है। अच्छा, जब आप ऑडिटिंग की बात करते हैं तो ऑडिटिंग में दो चीजें होती है, एक ऑडिटिंग ऑफ द कंपनी होता है और एक ऑडिटिंग ऑफ द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको दोनों पढ़ना है, ऑडिटिंग ऑफ द कंपनी भी पढ़ना है, ऑडिटिंग ऑफ द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर आपको वो भी देखना है, वो भी एक अलग से पार्ट है। ये छोटा सा भले इन्होंने लिखा है बट ये एक अलग टॉपिक ही बन जाता है। मतलब ऑडिट ऑफ द कंपनी, ऑडिट ऑफ द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, दो अलग अलग सेगमेंट है। ठीक है, बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटी आएंगे लेकिन दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, तो ये भी यहाँ पर स्टडी करने की नीड होगी। तो ये तो हुआ पार्ट 1 का। पार्ट 2 में आते हैं बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो हम आपको देखते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप लोगों ने यूट्यूब पर भी मेरे साथ डिस्कस किया था, तो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग डिस्कस करते थे, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना है, इसका काफी अच्छा वेटेज होगा क्योंकि ये सबसे टफ टॉपिक में से एक कहलाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये टफेस्ट टॉपिक में से एक है और इसके क्वेश्चंस अगर आप देखोगे, अगर बात करूं अदर तो भारत में एआरओ की वैकेंसीज लगभग हर राज्य में देखने को मिलती है। ठीक है, अभी रिसेंटली बात करूं तो कुछ दिन पहले राजस्थान में देखने को मिला था। अगर आप उसकी एमसीक्यूज उठा करके देखोगे ना, बहुत टॉप ऑफ द लेवल थे, टॉप ऑफ द लेवल। पीटी मेंस वहां पर भी था बट यहाँ पर आपके साथ में सिर्फ पीटी है, ऑब्जेक्टिव है और कुछ नहीं है। गोल्डन चांस है, इस बार मिस किया ना जिंदगी भर हाथ मलोगे, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने भी बहुत कम देखे हैं। अगर आपके सामने है तो इसको यूज करो, ग्रैब करो, पकड़ के दिखाओ। अब नहीं पकड़ोगे ना तो जिंदगी भर अफसोस होगा। और फिर अफसोस में पता है क्या, देखो तो पता है 4 लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होगा वो क्या गाली देंगे, अरे सर पता है सारे सीट बिक गए थे, अरे सर पता है क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो गया था, अरे सर पता है कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत हार्ड आया था, अरे सर कंटेंट अच्छा नहीं मिला, पढ़ाई नहीं हो पाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। भाई गाली देने वाले हो आप लोग, मुझे पता है। आफ्टर ना एग्जाम, आफ्टर रिजल्ट ना मुझे 1000 लोग गरियाने वाले भी हैं। मुझे क्या खुद, क्योंकि आप खुद पे तो कभी ब्लेम लोगे नहीं, दूसरों पे डालोगे, तो ब्लेम से ना कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। 285 लोगों की नौकरी लगनी है, वो लोग लेके निकल भी जाएंगे, आप सिर्फ बैठ करके हाथ मलोगे और मुंह से केवल और केवल मन में और मुंह से ना केवल गालियां निकालोगे और कुछ नहीं। तो क्या मिल जाएगा उससे? उससे बढ़िया मेहनत करो और सिलेक्शन लेके दिखलाओ, तब तो मानेंगे ना। मेहनत करनी होगी, 3 महीना मैंने कहा ना गायब हो जाओ इस जगह से, तब जाकर कुछ काम होगा। मैंने स्पेशली इस एआरओ के लिए ना हमने एक नई टीम बनाई है, मेरी जो टीम काम करती है मेरे साथ में, मैंने एक स्पेशली इसके लिए टीम ही पूरी की पूरी डिजाइन की है। इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसके लिए अलग से एमसीक्यूज डिजाइन किया के लिए। देखो थ्योरीज के लेवल तो एक लिमिट है, वहीं तक रहेंगे, बट अल्टीमेटली जो पढ़ना होगा वो होगा एमसीक्यूज का हायर लेवल। तो मैंने आप लोगों के लिए ना स्पेशली जो टीम है हमारी उसको डिजाइन किया है और उनका सिर्फ काम एक ही है कि हाई लेवल ऑफ द एमसीक्यूज आपके लिए बनाए जो कि इस एआरओ में काम आ सकता है। तो बस अब आपको देरी नहीं करना है, अब आपको शुरू करना है अपनी मेहनत। तो पूरी की पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बजटरी सिस्टम, जो हमारे 3 स्ट्रक्चर होते हैं वो सब कुछ इसमें देखना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसमें जो मोटा मोटी मेन चीजें जो कवर की गई हैं, उसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारा बेसिक्स से लेकर के एफएम का है ना, जो बेसिक से लेकर के हायर लेवल हो सकता है वो सब कुछ इसमें डाला गया है। बेसिक से लेकर पूरा का पूरा हायर लेवल तक इसमें डाला गया है। इसमें आप बोल सकते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम भी है, क्रेडिट पॉलिसी सिस्टम भी है। जैसे सबसे एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ये सब भी आपको स्टडीज करनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ थ्योरीज भी आपको कवर करने हैं जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो ध्यान रखेंगे। इसी में जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफिशिएंसीज, जो हमारे अलग अलग टाइप ऑफ इंडियन मनी मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट, हमने आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ द मार्केट पढ़ाया था, जिसमें अलग अलग टाइप के मार्केट थे, फॉरेक्स मार्केट थे, इंडियन हमारे डेरिवेटिव मार्केट थे, कैपिटल मार्केट थे, मनी मार्केट थे, इस तरह से पढ़ाया हमने आपको। तो वो सब कुछ आपको यहाँ पढ़ना है, ना केवल उतना ही पढ़ना है बल्कि जो अलग अलग टाइप के रिविजन्स चले थे, अलग अलग जो कमिटीज बनी थी ना, उन सबको इसके अंदर में कवर किया गया और वो सब इसमें आने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये सब कुछ इसमें कवर होंगे।
इसमें मैं तो स्पेशली कवर कर रहा हूँ, मैं और पूजा मैम दोनों इसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिजाइन किया है, तो बहुत अच्छे से हर चीज इसमें देखने को आपको मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा प्रोविजन फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि जो हमारा BI है, NI जो इसको बोलते हैं, BOI या NI, वो भी इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। वो था हमारा सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 में आते हैं, यानी कि हमारा अभी तक अकाउंटिंग और कॉमर्स वाले पार्ट में 2 सेक्शंस थे, सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 1 में क्या है, 2 में क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का मतलब क्या हो गया, जो हमारा मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जो हमारा मैनेजमेंट वाला पार्ट है, जिसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल हो गया, सिंगल एंड मल्टीपल गोल्स हो गया, चेन रिएक्शन हो गया, किस तरह से सक्सेशन मिलता है, एक्सपांशन होता है, इन सब चीजों में आ गया। फॉर्मल इनफॉर्मल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल मैट्रिक्स, ये सब कुछ मैंने आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाया था। अगर आप लोग जाकर के देखोगे, जो हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भी आपको ये मिलेगा। बट अगेन फिर से मैं वही समझा रहा हूँ, टॉपिक्स भले वही होंगे, बट लेवल जो होगा ना, वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा, तब जाकर काम चलने वाला है। इवैल्यूएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरीज पढ़नी होगी, जिसमें क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, सिस्टम अप्रोच, ये सब देखना होगा। ब्यूरोक्रेसी नेचर्स की बात करते हैं, तो इसमें जो पावर सोर्स, पावर एंड स्ट्रक्चर, जो अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू से, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू से आती हैं, वो सब कुछ इसमें देखना होगा। प्लस पूरी की पूरी जो थ्योरीज है, पूरी की पूरी थ्योरी, जैसे कि मास्लोस की थ्योरी हो गया, MC ग्रेगर हर्जबर्ग हो गया, लीकार्ट हो गया, वुम हो गया, पोर्टर एंड लेयर हो गया, ऑर्डम हो गया, ह्यूमन मॉडल्स मोटिवेशंस हो गया, तो अलग अलग थ्योरीज भी यहाँ देखनी है। मोटिवेशंस की बात करूं, कहाँ गया, ये रहा, लीडरशिप थ्योरीज हमें देखने को इसमें मिलने वाली है। मैनेजमेंट में किस तरह से कन्फ्लिक्ट हुआ है वो देखना होगा। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस देखने की नीड होगी, ठीक है ना। लिमिटेशंस हमें देखने को रीड होगी। तो चीजें हैं जो यहाँ पर हमें स्टडीज करने को जरूरत पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे आपको पॉइंट्स स्टडी करने होंगे। अच्छा, ये सारी चीजें किसी भी PGT एग्जाम्स में कवर नहीं होती है, इनको अलग से प्रॉपर इन्हीं के लिए डिजाइन किया जाता है, क्योंकि ये हायर लेवल के टॉपिक्स ही हैं। देन फिर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जिसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन आता है। इंडस्ट्रियल लेबर आ जाते हैं, भारत के अलग अलग कमिटीज बनी है जो थ्योरी के लिए, ट्रेड यूनियन किस तरह से काम करता है, भारत का ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या रहा है भारत का, वो चीजें देखना होगा। ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर देखना होगा, लीडरशिप के बारे में देखना होगा, मतलब अल्टीमेटली देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, किसी तरह का डिस्प्यूट्स पैदा होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पैदा होता है तो उसके लिए क्या करना होगा, किस तरह से इंडस्ट्रियल रिलेशंस काम करता है पब्लिकली, तो ये सब कुछ हमें स्टडीज करने की नीड हुई। तो अगेन फिर से वही बोलूंगा मैं आप लोगों को, सिलेबस छोटी नहीं है, सिलेबस भी काफी अच्छी है। सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझिए। सिलेबस में ना अगर आप देखेंगे, इससे जितने भी एग्जाम्स हमारे जो होते हैं, चाहे आप किसी भी अकाउंट क्लर्क को ले लो, या फिर किसी भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स को ले लो, या फिर PGT को ले लो, ये सारे टॉपिक्स उसमें देखने को नहीं मिलते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स इसमें यूनिकनेस वाले टॉपिक डाले गए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो गया, जो डेफिनेटली PGT वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है, ये कहीं नहीं मिलता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अलग अलग टाइप हैं, और पूरा का पूरा छोटा सा देखने में लग रहा है, बट इन्होंने बंदों का नाम लिख लिख करके सबको बताया कि तुम्हें मास्लोस बताना है, MC ग्रेगर बताना है, मतलब किसी का नाम छोड़ा भी नहीं है। मोटिवेशन ले लिया, लीडरशिप ले लिया, कम्युनिकेशन ले लिया, मार्केटिंग नहीं लिया, ठीक है, ये सब कुछ इसमें ले लिया, तो बचा क्या भाई, आपने सब कुछ कवर किया है, बस छोटे से सिलेबस में आपने सब कुछ डाल दिया है। और पूरा का पूरा जो अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है वो फर्स्ट में ले लिया आपने, ठीक है ना। पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। अच्छा, अकाउंटिंग के बहुत सारे पार्ट्स इसमें नहीं है, ध्यान से देखेंगे ना, तो अकाउंटिंग के बहुत सारे पार्ट्स नहीं है यहाँ पर। अकाउंटिंग में क्या क्या कवर किया है, अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग थोड़ा बहुत, CPP यानी कि इन्फ्लेशन ले लिया है, वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल एंड शेयर ले लिया है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड बजटरी ले लिया है, इन्वेंटरी वैल्यूएशंस लिया है, और एडवांस अकाउंटिंग लिया है, ठीक है ना। बाकी सारे के सारे जितने भी हैं कॉमर्स के नेक्स्ट लेवल वाले पार्ट हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यही सब वो जगह है जहां पर आपको अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि यहां पर आप जितना फोकस करके पढ़ोगे उतने आपके सक्सेस ऑफ चांस बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगेन फिर से वही मैं आपको बोलूंगा कि जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, जाके स्टार्ट करो, देर करने से कुछ नहीं होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की क्लासेस की इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है। ऑफलाइन में हमारे पास सीट्स कम है, सिर्फ 2 बैच में स्टार्ट करने वाला हूं। पहले बैच, एक बैच में सिर्फ 40 बच्चे। एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं, मैं आप सबको यहाँ पर बता ही देता हूँ, ठीक है ना।
कि जो लोग ऑफलाइन करने वाले उनको स्पेशली बता दूं मैं आप लोगों को। जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन में पढ़ने वाले हैं या पढ़ने का सोच रहे हैं उनको बता दूं कि मैं सिर्फ इसके लिए 2 बैचेस लेने वाला हूं। ठीक है, 2 बैचेस मैं इसके साथ में लूंगा और एक बैच में सिर्फ और सिर्फ 40 स्टूडेंट्स को ही अलाउड है। वो भेड़िया दसान वाला मैं नहीं पढ़ाता हूँ कि हाँ एक बार में हजार बच्चों को बैठा दिया और फिर उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट, नहीं, वो भेड़िया दसान मैं नहीं करता हूँ। वो ऑनलाइन में मिलेगी, ऑनलाइन में लिमिटेशंस नहीं है, आप जितने चाहे उतने बच्चे आ सकते हैं, ऑनलाइन लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हाँ ऑफलाइन में लिमिटेशंस क्यों? क्योंकि अगेन मैं रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाने पर नहीं, मैं रिजल्ट पर फोकस करता हूँ। क्योंकि जितना आप अपना रिजल्ट देखते हैं उतना मैं भी रिजल्ट देखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा रिजल्ट सबसे ज्यादा हो। ठीक है ना, इस 285 में कम से कम आधा रिजल्ट तो मैं लेकर के आऊं, ये मेरा टारगेट है बॉस, कि इसमें से कम आधा तो मेरी जेब में आनी चाहिए। मुझे हमें भी फील होना चाहिए कि यार हमने भी बहुत सारे ऑफिसर्स बनाए हैं, और वो चीज कंफर्म होगा। दैट्स वाई सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में 40 बच्चों का, जब पहले बैच की एनरोलमेंट चल रही है और पहला बैच ऑलमोस्ट फुल होने के कगार पर आ चुका है, उसमें मुश्किल से कुछ ही सीट्स बाकी हैं। ठीक है, तो जिनको भी इनरोलमेंट लेना है जाकर के अपना इनरोलमेंट ले लीजिए, क्योंकि एक बार सीट बुक हो जाएगी तो मैं ऑफलाइन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, जो बच्चे ऑफलाइन में ज्वाइन करेंगे उनको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का एक्सेस मिलेगा। ठीक है ना, तो सबसे अच्छी बात ये भी है, तो उनको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जिन्होंने इनरोलमेंट ले लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है जाकर के इनरोलमेंट करो। और ध्यान रखो, फिर से वही बोलूंगा, ये 3 महीना क्रूशियल टाइम है, जितना हो सकता है उतना मेहनत कीजिए, जितनी हो सकती है उतनी एफर्ट लगाइए, लेकिन सिस्टमेटिक वे में पढ़िए। सिर्फ यूट्यूब के भरोसे कृपया करके ना बैठे, यूट्यूब से ये कवर नहीं होने वाला है, मैं बता दूं, YouTube से 100% कवर नहीं होगा। और जिस टाइप के बच्चे हमारे पास फॉर्म भर रहे हैं, जिस टाइप के बच्चे एनरोलमेंट ले रहे हैं, कोई ऑलरेडी सीए में सेकंड में आईपीसीसी में बैठा हुआ है, कोई फाइनल में भी, कितने 2 बच्चे तो आज ही आए थे जो मुझसे मिले, जो कि फाइनल स्टेज में पेपर 1 क्लियर हो गया, पेपर 2 बचा हुआ है इनका, वो अप्लाई, वो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं वो, तो वो आ रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो, अगर ये लोग आपके साथ में फाइट करने वाले, अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप सोच के देखो कि बॉस आपके पास तो, देखो आपके पास एक ही चीज है जिसका आप यूज कर सकते हैं, वो है समय। समय का सदुपयोग करो और यही आपको जॉब दिलाएगी। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चंस रेडी कर रहा हूं, पूरी की पूरी मेरी टीम आपके लिए काम कर रही है, अच्छे से प्रॉपर बन रही है, बाकी डिसाइड आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं प्रॉपरली नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट क्लासेस में। जिन्होंने इनरोलमेंट ले लिया है वेल डन, बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है जाकर के ले लो। किसी तरह से भी, मुझसे भी नहीं करना है, किसी और से भी करना है, बट जिससे भी पढ़ना है पढ़ाई कीजिए, आपके पास लाइफ टाइम इन अपॉर्चुनिटी है, बाकी मर्जी आपकी है। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।